वालेकुम गाइस। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिजियोलॉजी पढ़ी थी और थोड़ा टच किया था कि इसकी फार्माकोलॉजी कैसे होगी, एनएस की फार्माकोलॉजी किस तरह होगी, एनएस के जो ड्रग्स हैं वो एनएस के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में किस तरह एक्शन करते हैं, यानी कि वो सिंपैथोमाइमेटिक किस तरह है और सिंपैथोलाइटिक किस तरह है, इस तरह पैरासिम्पैथोमाइमेटिक किस तरह है और पैरासिम्पैथोलाइटिक किस तरह है, और रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और इनकी इनहिबिशन करने वाले और इनकी स्टिमुलेशन करने वाले। तो इन ड्रग्स को हमने जनरल क्लासिफिकेशन उनकी की थी। आज हम हमारा फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, जो है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। नाम से जाहिर है कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन के एगोनिस्ट है, उनकी तरह मिमिक्री करते हैं। एगोनिस्ट मतलब कि एक्सोजीनस सब्सटेंस जो कि बाहर से दिए जाते हैं। ये एक्सोजीनस सब्सटेंस होते हैं, बाहर से देते हैं, और ये जो एंडोजीनस सब्सटेंस है बॉडी के इंटरनली प्रोड्यूस होने वाले नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन है, उनकी मिमिक्री करते हैं, उनकी हूबहू काम करते हैं, मिमिक्री कर देंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, मिमिक्री करने की वजह से जो है ना, ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ये सेम टू सेम फंक्शन करेंगे लाइक दी नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, इनकी फार्माकोलॉजी स्टडी करने से पहले हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है उसकी प्रोडक्शन किस तरह होती है। तो जनरली हमारा जो नर्व टर्मिनल है, व्हाट इज़ दिस इज़ अ नर्व टर्मिनल। टायरोसिन यहाँ पर मौजूद है बाहर extracellularly. It enters into the nerve terminal and by hydroxylation of the tyrosine it converted into the DOPA by decarboxylation। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब कि इधर हाइड्रोक्सल ग्रुप की एडिशन होगी, डीकार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल, इसकी वजह से जो है ना डोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन में। डोपामीन की यहाँ ये कैटेकोल अमीन है। कैटेकोल अमीन का मतलब ये है कि इसमें जो है ना 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन ग्रुप है। इसकी वजह से जो माउस जो सर्टन एंजाइम्स है जो कि कैटेकोल अमीन की ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो डोपामीन चूँकि वो भी कैटेकोल अमीन है तो इसकी चॉपिंग करेगा। इससे अवॉइड करने के लिए यहाँ पर वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं जो कि इन्हें एंटर करवाते हैं कहाँ पर, वेसिकल के अंदर, और डोपामीन यहाँ पर बाय द हेल्प ऑफ द डोपामीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम कन्वर्ट इनटू द नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन पर यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा या रिलीज़ हो जाएगा। जब ये रिलीज़ होगा तो ये अपने रिसेप्टर्स पर यानी कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पर, बीटा 1 रिसेप्टर पर, नॉन सिग्निफिकेंटली बीटा 2 रिसेप्टर्स पर, एंड along with them it also acts presynaptically अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पर भी ये नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट करता है। अब इस नॉरएपिनेफ्रिन ने इन पर एक्ट किया, अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट किया, बीटा 1 पे भी एक्ट किया, बीटा 2 पे, अल्फ़ा 2 पे अपना जो ड्यूरेशन था वो उसने गुजार लिया। तो उसके बाद इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे जो है ना सर्टन मैकेनिज़्म है जो कि इनकी मतलब के ब्रेक डाउन करते हैं। या नंबर फर्स्ट वन ये जो है ना जनरल सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंच सकता है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच सकता है और नॉरएपिनेफ्रिन इस तरह डाइल्यूट हो जाएगा, वो तो रिमूव हो गया। दूसरा, नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना बाय द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन वापस सेल जो है ना ले सकता है। तो फर्स्ट जो है ना ब्लड स्ट्रीम की अपटेक थी, सेकेंड वन वाज द रीअपटेक, थर्ड वन कॉम्ट। यहाँ पे सर्टन एंजाइम्स होते हैं कॉम्ट, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेजेस, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेजेस COMT। तो ये जो है कैटेकोल जितने भी नॉरएपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, डोपामीन है और आइसोप्रोटिनोल है,
इनकी जो है ना मिथाइलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है या केटिकोल अमीन जितने भी हैं, इनकी जो है ना क्या होगी कि ये वंस दे मिथाइलेटेड दे बिकम इनएक्टिवेटेड। जब ये मिथाइलेटेड हो जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना मिथाइलेटेड हो गया, CH3 की एडिशन हो गई या, तो इससे क्या होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो अपना फंक्शन जो है ना ये लूज़ कर बैठेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट काउंट। तो ये इनकी ब्रेकडाउन मैकेनिज़म्स थी, इस तरीके से जो है ना ये हो सकता है। और चौथा जो है ना वो भी है, वो बाद में हम पढ़ेंगे कि किस तरह नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना अल्फ़ा-2 रिसेप्टर पे एक्ट करके अल्फ़ा-2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन करेगा। अल्फ़ा-2 रिसेप्टर जो है ना वो रेगुलेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन करता है, ये G इनहिबिटरी को प्रोड्यूस करता है, और जिसकी वजह से जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ जो है ना वो इनहिबिट हो जाती है, तो कम रिलीज़ होगा। तो अल्फ़ा-2 रिसेप्टर एगोनिसिटी में भी एक ये बात है, या इसकी स्टिमुलेशन जो है ये भी एक फैक्टर है इनकी ब्रेकडाउन या कम रिलीज़ की वजह। अच्छा, तो हमने जो है ना ये एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट की जनरल फिजियोलॉजी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे कि इसकी फार्माकोलॉजी किस तरह की है। तो फार्माकोलॉजी ऑफ एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट जो है वो दो तरह के हैं। एक जो है डायरेक्टली एक्टिंग, यानी कि वो रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, डायरेक्टली एक्टिंग। एक जो है वो इनडायरेक्टली एक्टिंग है। जो डायरेक्टली एक्टिंग है तो ये एक्ट करेंगे किस पर, ये एक्ट करेंगे अल्फ़ा रिसेप्टर्स पर, बीटा रिसेप्टर्स पर, और इनकी स्टिमुलेशन करेंगे, जिसकी वजह से इनका फंक्शन मतलब कि इनकी स्टिमुलेशन हो जाएगी। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इन रिटर्न, सिंपैथेटिक एक्टिविटी विल राइज, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है ना वो भी बढ़ जाती है। तो ये रिस्पॉन्स डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट का है। इनडायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट वो हैं जो जिनका फंक्शन जो है ना रिसेप्टर्स पर तो नहीं है, लेकिन इनका फंक्शन जो नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन साइकिल था, नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन जो साइकिल था उस पे हैं, उसमें जो है ना अल्टरेशन कर सकता है, यानी कि सर्टन एंजाइम्स में चेंजेस ला सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वंस दे बिकम अल्टर, फॉर एग्जांपल साइनेप्टोब्रेमिन में जो है ना वो सर्टन चेंजेस ला के और वो जो है सिंटेक्सिन के साथ मजबूती के साथ बाइंड करवा सकता है, जिसकी वजह से या जल्दी से बाइंड करवा सकता है, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा रिलीज़ होगा और आसानी से रिलीज़ होगा। इसके अलावा माउस ब्लॉकर है जो कि मोनोमाइनो ऑक्सीडेजेस जो कि चॉपिंग करते हैं केटिकोल अमीन की, उनकी ब्रेकडाउन को जो है ये रोक सकते हैं। तो ये थे। अच्छा, जो डायरेक्टली एक्टिंग एगोनिस्ट थे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है इनटू अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट, अल्फ़ा-2 एगोनिस्ट, then beta-1 agonist, beta-2 agonist, then alpha-1, beta-1 and non-significantly less beta-2 agonist, then alpha-1, beta-1 and wholly beta-2। उसके बाद है beta-1, beta-2 and last one but not the least alpha-1, beta-1 and dopaminergic receptors। तो अल्फ़ा-1 के जो एगोनिस्ट है उसमें आता है फिनाइल एफिरीन। फिनाइल एफिरीन के बारे में एक बात ये भी जान ले कि ये तो अल्फ़ा एगोनिस्ट है, अल्फ़ा-1 एगोनिस्ट, यानी अल्फ़ा-1 रिसेप्टर की सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ज़्यादा करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये पेरेंट कंपाउंड भी है। क्या है पेरेंट कंपाउंड? जितने भी केटिकोल अमीन है, केटिकोल अमीन वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें 3,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन होता है, यानी इनमें जो अल्कोहल ग्रुप है OH ग्रुप वो बेंजीन पे 3rd और 4th पोजीशन पे मौजूद हो, तो इन्हें हम केटिकोल अमीन्स कहते हैं। इसके अलावा
फिनाइलेपिरीन जो है ना ये पेरेंट कंपाउंड है, इससे ही जो है ना फिर ये नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और डोपामीन और आइसोप्रोटिनोलॉल ये सारे इनसे ही बने हैं, इट इज़ बिलीव। अच्छा, अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट वो है जो कि अल्फ़ा 2 की एक्टिविटी को इन्हेंस करेंगे, तो इसमें जो है ना क्लोनिडीन आता है। बीटा 1 एगोनिस्ट जो है इसमें आता है डोब्यूटामीन। बीटा 2 में जो है ना सल्ब्यूटामॉल, सल्मेट्रॉल। ये जो आस्थमिक पेशेंट जो लेते हैं वो यही है, वेंटोलिन, सर्टन ड्रॉप्स इसमें आते हैं। इसके अलावा इसका सिरप भी है, एक्सपेक्टोरेंट भी है, कफ सिरप। अच्छा, अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड लेस अमाउंट ऑफ बीटा 2 ये नॉरएपिनेफ्रिन है। नॉरएपिनेफ्रिन का जो सेलेक्टिविटी है या जो एफिनिटी है वो बीटा 2 की तरफ बहुत कम होता है। इसकी वजह से इसका जो फंक्शन है वो अल्फ़ा 1 पे ज़्यादा है, बीटा 1 पे ज़्यादा है और अल्फ़ा 2 पे भी है। बीटा 2 पे इसका फंक्शन कम है। अल्फ़ा 1 बीटा 1 और बीटा 2 ये एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन का फंक्शन जो है ना वो बीटा 2 में भी है। इस वजह से जो है ना बीटा 2 ये तो ब्रोंकाई में मौजूद होता है, तो ये जब प्रोफाइलेक्टिक शॉक होता है जिसमें ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट होती है उस केस में हम नॉरएपिनेफ्रिन नहीं देते बल्कि एपिनेफ्रिन देते हैं ताकि ब्रोंकियल डायलेशन हो और बंदे को जो है ना मसला ना पैदा हो। अच्छा, बीटा 1 बीटा 2 जो है, तो बीटा 1 बीटा 2 ड्रग्स में जो है ये आते हैं आइसोप्रोटिनोलॉल, अल्फ़ा 1 बीटा 1 और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स एगोनिस्ट सॉरी। तो इसमें जो है ना यानी कि ये जो डोपामीन है, डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो है ना ये अल्फ़ा 1 पे भी काम करते हैं, बीटा 1 पे भी काम करते हैं, इसके अलावा डोपामीन रिसेप्टर पे भी काम करते हैं। यानी कि ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर, डोपामीन रिसेप्टर, एक्चुअली इनका जो फंक्शन होता है वो रीनल सिस्टम में भी होता है, जिसकी वजह से वो डायलेशन ऑफ द आर्टरियोल्स, एफरेंट आर्टरियोल्स करते हैं, तो उस रीनल आर्टरीज की डायलेशन करते हैं, तो इसमें इनका फंक्शन मौजूद है। अच्छा, तो फार्माकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नंबर फर्स्ट वन जो ड्रग था डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स जिनके इम्पोर्टेंस ज़्यादा है उस लिहाज से हम इसे पढ़ेंगे। तो इसमें एक था अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड बीटा 2 एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन में जो है ना एक ख़ास बात ये है कि एपिनेफ्रिन जो है ना अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे बीटा 1 बीटा 2 एंड जितने भी रिसेप्टर हैं उनके साथ इनकी एफिनिटी है। इनका जो एक्शन है एपिनेफ्रिन का, तो एपिनेफ्रिन का एक्शन CVS पे भी है। CVS के अलावा इसका एक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम पे भी है। रिस्पायरेटरी सिस्टम और इसके अलावा ये हाइपरग्लाइसीमिया में भी काज करता है और लाइपोलाइसिस भी करवाता है। अच्छा, CVS पे एक्शन इसका इस वजह से है कि CVS पे बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं हार्ट पे, तो हार्ट पे बीटा 1 रिसेप्टर की मौजूदगी की वजह से इसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक यानी कि ये जो है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी ज़्यादा करता है और इनोट्रोपिक यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी ज़्यादा करता है। हार्ट की जो है ना पंपिंग भी ज़्यादा होगी और इसके अलावा जो जिस ताकत से ये पंप करेगा वो भी ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो है ना BP एलिवेट कर जाता है यानी BP ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम पे ये है कि बीटा 2 रिसेप्टर वहाँ पे मौजूद है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो ये बीटा 2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से ये ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। ब्रोंकोडाइलेशन यानी कि आस्थमा में ये एक गुड चॉइस है। या एक्यूट फेज अगर आ जाए, प्रोफाइलेक्सिस हो या एनाफाइलेक्टिक शॉक हो, तो उस केस में हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना ये काज करता है। क्यों काज करता है? क्योंकि ये जो है ना जो ग्लाइकोजीनोलाइसिस है उन्हें प्रमोट करता है, स्टिमुलेट ग्लाइकोजीनोलाइसिस इन द लिवर में जो है ना ग्लाइकोजीनोलाइसिस प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है किस में? ग्लूकोज में। ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन जो है ना वो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। लाइपोलाइसिस इसकी वजह से जो है फ्री फैटी एसिड्स ब्लड में ज़्यादा होते हैं और ख़तरा बढ़ जाता है किस चीज़ का? थ्रोम्बस फॉर्मेशन का। तो दीज आर द एक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन। इसके थेरेप्यूटिक यूज़ यानी कि किन यूज़ेस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं फार्मा में, तो फार्मा में जो है ना इसे हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोस्पाज्म में। अगर
ब्रोंकाई जो है वो कंट्रैक्ट हुए हो किसी एलर्जेंस की वजह से, या कोई और मसला है, इनहेरिटेंट मसला है, यानी कि वरासत में किसी बंदे को जो है ना आस्थमा है और फैमिली से ही उसे फैमिली इशू है आस्थमा की, तो उस केस में जो है ना ब्रोंकोस्पाज्म है, तो उस केस में हम दे सकते हैं। इसके अलावा एनाफाइलेक्टिक शॉक में दे सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम दे सकते हैं। थर्ड वन इज़ द एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में भी देते हैं। क्यों? एनेस्थीसिया में जो है ना हम एनेस्थेटिक्स अप्लाई करने से पहले, यानी कोई एनेस्थेटिक आप दे रहे हो तो उसे अप्लाई करने से पहले आपने एपिनेफ्रीन देना पड़ता है। एपिनेफ्रीन जब देते हैं तो वहाँ उस लोकल साइट पे जो है ना ये कंस्ट्रक्शन काज करता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेजल्स काज करेगा। जब कंस्ट्रक्शन काज होगा तो एनेस्थीसिया उस लोकल साइट पे फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रोलॉन्ग पीरियड ये वहाँ पे रहेगा। जब ये वहाँ पे रहेगा तो अपना एक्शन जो है ना बेहतर तरीके से शो कर सकता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन जो है ना हम इसे IV दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलरली भी दे सकते हैं, और इसके अलावा इनके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो एंजाइटी है, फियर है, टेंशन, हेडेक एंड ट्रेमर्स, और इसके अलावा इतने ख़ास इनमें कुछ नहीं है। लेकिन मेन थिंग ये है कि एपिनेफ्रीन की जो रिलीज़ है वो ज़्यादा होती है ग्लूकोज की वजह से। मतलब कि एपिनेफ्रीन इंक्रीज़ द रिलीज़ ऑफ एंडोजिनस स्टोर्स ऑफ ग्लूकोज। एपिनेफ्रीन जिस तरह मैंने बताया कि ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस पाथवे को जो है ना इन्हेंस करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ज़्यादा होगा। तो डायबिटिक पेशेंट में जो है ना ये मसला खास कर सकता है, यानी कि वो हाइपरग्लाइसीमिया तो उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही या प्रोड्यूस हो रही लेकिन इफेक्ट शो नहीं कर रहा। तो उस केस में आप जो है ना एपिनेफ्रीन भी दे रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज की प्रोडक्शन और ज़्यादा हो गई, तो पर्सन में सफ़र। दूसरा जो है वो है अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड लेस अमाउंट ऑफ द बीटा 2। तो अल्फ़ा 1 बीटा 1 और लेस अमाउंट ऑफ बीटा 2, ये एपिनेफ्रीन की बात हम नॉर एपिनेफ्रीन की बात कर रहे हैं। नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो ड्रग है जो कि सिंपली एक्ट करेगा। इसका जो एक्शन है वो भी CVS पे ही है। CVS पे जो है ना ये हार्ट पे एक्ट करता है, तो हार्ट की सिंपली जो कंट्रैक्टिलिटी या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो इन्हेंस होगा। इसके अलावा जो वेजल्स हैं, वेजल्स पे एक्ट करेगा, तो वेजल्स पे जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर है उनकी डायलेशन करेगा, जिसकी वजह से वेजोडाइलेशन होगी और इसके वेजो कंस्ट्रक्शन होती है। ये जो है ना अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन करेगा, तो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की वजह से जो आर्टरियोल्स हैं और वेन्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा बेरो रिसेप्टर्स और रिफ्लेक्स जो है ना वो भी होता है, क्योंकि एक बार आपने जो है ना बीटा 1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन कर ली, बीटा 1 रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन हो गई, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होगा या ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा, क्योंकि रास मैकेनिज़्म भी आपने एक्टिवेट किया है। बीटा 1 जो है ना वो किडनी में भी मौजूद है, तो इनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा कि ब्लड वॉल्यूम एक बार ज़्यादा हो गया, तो उनको जो है ना कम करने के लिए हमारे बॉडी का जो होम्योस्टैटिक फंक्शन है, यानी कि बेरो रिसेप्टर, वो इनकी सेंसिंग करता है और वो ब्लड प्रेशर को जो है ना कम करवाता है बाय CVS की जो है ना स्टिमुलेशन करता है कि वो अपनी कंट्रैक्शन कम कर दे। तो ये ब्रेडिकार्डिया भी काज कर सकता है, यानी कि एक्शन तो इसका टेकिकार्डिया वाला है, यानी कि कार्डिक आउटपुट को ज़्यादा करने वाला है, रेट को ज़्यादा करने वाला है, लेकिन रिफ्लेक्स बेरो रिसेप्टर एक्शन की वजह से क्या होगा कि इसमें जो है ना ब्रेडिकार्डिया काज होगा। थेरेप्यूटिक यूजेज जो है ना वो थेरेप्यूटिकली इट इज़ सेम लाइक दी एपिनेफ्रीन, यानी एपिनेफ्रीन के जो फंक्शन थे वो इसी के भी है, एक्सेप्ट द ब्रोंकोस्पाज्म में ये यूज़ नहीं हो सकता, एनाफाइलेक्टिक शॉक में भी यूज़ नहीं होता। इसके अलावा इसके जो फंक्शन है वो सेम टू सेम उसी के ही हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट है, इसमें आइसोप्रोटिनोलॉल आता है। आइसोप्रोटिनोलॉल बीटा 1 बीटा 2 दोनों रिसेप्टर पे एक्ट करेगा और इनकी जो है ना स्टिमुलेशन करेगा, और इनकी स्टिमुलेशन की वजह से बीटा 1 इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, बीटा 2 इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, लेकिन ये यूज़ नहीं होती बिकॉज ऑफ द नॉन सेलेक्टिविटी की वजह से जो है ना बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर यानी कि आइसोप्रोटिनोलॉल यूज़ नहीं होता।
मैंने इसके अलावा ये भी बताया कि अल्फ़ा 1, बीटा 1 और डोपामिनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट भी हैं। इनका नाम है डोपामीन। डोपामीन जो है ना ये इन पे भी काम करता है, इन पे भी और इन पे भी काम करता है डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। इनकी इसी खासियत की वजह से जो है ना इसे एगोनिस्ट में डाला गया है। तो इनका जो एक्शन है CVS पे इनका एक्शन क्या है कि ये सिंपली स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट है हार्ट पे, और लेकिन अगर हम इसे हाई डोज में दें तो इसका वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होगा। वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट भी है, यानी हार्ट पे जो है ना हार्ट की जो कार्डिक आउटपुट है या पंपिंग है वो इन्हेंस करता है। इसके अलावा वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव इफ़ेक्ट भी इसका मौजूद है। और रीनल एंड विज़रास में यही है कि ये आर्ट्रियोल्स और जो इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं तो उनकी जो है ना डायलेशन करता है। इसके अलावा यही सारी बातें थी डोपामीन के बारे में। और डोब्यूटामीन जो कि बीटा 1 एगोनिस्ट था, डोब्यूटामीन बीटा 1 एगोनिस्ट डोब्यूटामीन। तो डोब्यूटामीन बीटा 1 एगोनिस्ट था। तो डोब्यूटामीन के बारे में जो बेसिक बात ये है वो यही है कि ये सिंथेटिक है, डायरेक्टली एक्टिंग कैटेकोलामीन है, और इसके अलावा ये कार्डिक रेट और आउटपुट दोनों, यानी कि कार्डिक रेट को भी ज़्यादा करता है और इसके अलावा कार्डिक आउटपुट को भी ज़्यादा करता है। और यही सारी बातें थी डोब्यूटामीन के बारे में। डोब्यूटामीन के अलावा फिर अल्फ़ा 1 है, तो अल्फ़ा 1 में फिनाइल एफिरीन आता है। अल्फ़ा 1 एगोनिस्ट, या बीटा 2 हम पढ़ ले पहले तो अच्छा है। बीटा 2 एगोनिस्ट है। बीटा 2 एगोनिस्ट में जो है ना सल्ब्यूटामॉल, सल्मेट्रॉल है। इनका जो फंक्शन है वो होली ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर है। बीटा 2 रिसेप्टर जो है ना ये लंग्स में मोस्टली मौजूद होते हैं, ब्रोंकाई में, रिस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इनकी स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा कि जो ब्रोंकाई है वो डायलेट कर जाएंगी। जब ये डायलेट होंगी तो इनमें क्या होगा कि जो इन्हेलेशन एक्सहेलेशन है वो आसानी से होती है। तो इस केस में ये जो है यूज़ होगा कि इन केसेस में आस्थमिक कंडीशन में ये यूज़ होता है। मोस्टली आस्थमिक कंडीशन में जो है ना ये यूज़ होता है। और इसके अलावा सल्ब्यूटामॉल के जो फर्दर है क्लासेस हैं वो यही है कि सल्ब्यूटामॉल में फिर अल्ब्यूटरॉल और टर्ब्यूटलीन आता है, और फिर सल्मेट्रॉल है, और इसमें फॉर्मेट्रॉल आता है। तो ये सारे क्लासेस थे बीटा के। अल्फ़ा 1 हमने छोड़ दिया। अल्फ़ा 1 में जो है फिनाइल एफिरीन है। फिनाइल एफिरीन जो है ना अल्फ़ा 1 की ब्लॉकेज करता है। तो अल्फ़ा 1 की ब्लॉकेज करने की वजह से इन्हें किन केस में डाला गया है, वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव में डाला गया है, क्योंकि अल्फ़ा 1 मोस्टली प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल ऑफ दी आर्ट्रियोल्स एंड दी वेंस। तो उन वेज़ोकंस्ट्रिक्टिव एक्शन है फिनाइल एफिरीन का। अल्फ़ा 2 जो है उसमें क्लोनिडीन आता है, और इनका जो फंक्शन है वो किस पे है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे है। लेकिन ये है तो एगोनिस्ट, लेकिन इनका फंक्शन जो है ना वो एंटागोनिस्ट की तरह है, क्योंकि ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करके, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट वेयर प्री साइनेप्टिकली अल्फ़ा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये क्लोनिडीन इन पे एक्ट करता है और इनकी जो है ना स्टिमुलेशन करता है, जिसकी वजह से जी इनहिबिटरी प्रोड्यूस होगा। वो जी इनहिबिटरी क्या करेगा कि ये फर्दर नॉरएपिनेफ्रिन की जो प्रोडक्शन है उनको रोकता है, तो ये इनहिबिट होगा, नॉरएपिनेफ्रिन लेस रिलीज़ होगा। तो इसका फंक्शन जो है ना वो एंटागोनिस्ट की तरह है। ये सारा कुछ था डायरेक्टली एक्टिंग में हमने क्या पढ़ा। डायरेक्टली एक्टिंग में हमने पढ़ा कि इसकी जो क्लासिफिकेशन हुई है वो अल्फ़ा 1 है, रिसेप्टर के बेस पे हुई है, अल्फ़ा 2 है, देन बीटा 1 है, बीटा 2 है, देन बीटा 1 बीटा 2 है, देन अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड बीटा 2 है, देन अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड लेस अमाउंट ऑफ बीटा 2 है। इसके अलावा इसमें एक था अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। अल्फ़ा 1 का जो था वो फिनाइल एफिरीन था, अल्फ़ा 2 का क्लोनिडीन था, बीटा 1 का जो है वो डोब्यूटामीन है, बीटा 2 का सल्ब्यूटामॉल एंड सल्मेट्रॉल है, बीटा 1 बीटा 2 का
जो था आइसोप्रोटिनोलॉल था, अल्फा 1 बीटा 2 का एपिनेफ्रीन था, अल्फा 1 बीटा 2 का लेस अमाउंट ऑफ या नॉन सिग्निफिकेंटली बीटा 2 का नॉर एपिनेफ्रीन था, अल्फा 1 बीटा 1 एंड डोपामिनर्जिक रिसेप्टर का जो था वो था सिंपली डोपामीन। तो ये इनकी क्लासिफिकेशन हमने की थी। इनडायरेक्टली एक्टिंग जो थे, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। अच्छा, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में जो फर्स्ट वन है वो है रीअपटेक ब्लॉकर। रीअपटेक ब्लॉकर्स हैं, मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। लेट्स सपोज दिस वन इज़ द एक्सॉन टर्मिनल। अच्छा, तो रीअपटेक ब्लॉकर यहाँ पे जो है नट्स मौजूद होते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स। मैंने बताया कि नॉर एपिनेफ्रीन अपना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूरा करके जो है वो या तो ब्लड वेजल्स में जा सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, या कॉम्प्ट उस पर एक्ट करके इनकी ब्रेक डाउन कर सकता है, और थर्ड वन जो है ना वो नर्ट के ज़रिए जाता है। तो अगर हम कोकेन दे, कोकेन व्हाट इज़ कोकेन? कोकेन जो है ना ये एक ड्रग एब्यूज़ केस में भी आता है, और इसका फंक्शन जो है ना मोस्टली फॉर ड्रग एब्यूज़ केसेस में होता है। तो कोकेन जो है ना ये नट ब्लॉकर है, रीअपटेक ब्लॉकर है। तो ये नट को ब्लॉक करेगा जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रीन अंदर नहीं हो सकता, तो नॉरएपिनेफ्रीन यहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी ऑन द रिसेप्टर इट विल एनहेंस बिकॉज इट विल नॉट डिस्ट्रॉय, येट इट कैन स्टिल गोज to the bloodstream. It can be destroyed by the catechol or methyl transferases, but the norepinephrine reuptake transporter are blocked. Cocaine is irreversible drug, ये एक बार ब्लॉक कर दे तो फिर ये नहीं छोड़ता। सेकेंड वन इज़ द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग TCA। इसमें एस्क्लिटोप्राम है, ये ड्रग्स आते हैं, हाँ यही है, TCA है। अच्छा, TCA जो थे ये सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जो है ये हैं, यानी कि ये सीरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक करेंगे और इसकी वजह से जो है ना नॉरएपिनेफ्रीन अंदर नहीं जा सकेगा। थर्ड वन इज़ द माउस ब्लॉकर। माउस ब्लॉकर हमने पढ़ा था कि टायरोसिन जो है वो एंटर होता है और कन्वर्ट होता है डोपा में, डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, डोपामीन की चॉपिंग होती है माउस की वजह से मोनो अमाइनो ऑक्सीडेजेस। तो मोनो अमाइनो ऑक्सीडेजेस ब्लॉकर अगर हम दे दें प्रिगलिन, ये प्रिगलिन है। अच्छा, अगर हम ये दे दें तो ये माउस को जो है ना ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से डोपामीन की जो है ना चॉपिंग आउट या ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो ये मोर एंड मोर एंटर करेगा किसमें? वेजिकल में, तो जिसकी वजह से मोर एंड मोर नॉरएपिनेफ्रीन विल प्रोड्यूस एंड नॉरएपिनेफ्रीन कैन एक्ट। अच्छा, चौथा नंबर जो था वो है टायरामीन एंड एम्फेटामीन। टायरामीन और एम्फेटामीन का जो फंक्शन है वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। इनमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पर वेजिकुलर ट्रांसपोर्टर था जो कि डोपामीन और इसका अच्छा, टायरामीन और एम्फेटामीन का जो फंक्शन था वो यही है कि टायरामीन जो है ये क्या करता है कि ये नर्व टर्मिनल्स में नॉरएपिनेफ्रीन की रिलीज़ को जो है ना इन्हेंस करता है। अब ये किस तरह इन्हेंस होगा कि ये साइनेप्टोब्रेविन यहाँ पे जो प्रोटीन मौजूद होते हैं और इधर जो रिसेप्टर है सिंटेक्सिन, इनकी बाइंडिंग को इन्हेंस करेगा। अगर ये एकदम बाइंड होंगे, जल्दी बाइंड होंगे तो जल्दी नॉरएपिनेफ्रीन रिलीज़ होगा और अपना एक्शन शो करेगा। दिस आर ऑल अबाउट द adrenergic agonist. If you have any question, comment me in the comment section. Okay guys, Allah Hafiz.